नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित ठाकुर जी। मैं एक न्यूरो सर्जन और एपिलेप्सी सर्जन हूँ। पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 300 से ज़्यादा एपिलेप्सी सर्जरी सक्सेसफुली कर चुका हूँ। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा कि एपिलेप्सी एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है जिसमें ब्रेन की पेशियों में इलेक्ट्रिक स्पार्किंग या विद्युत लहरें जनरेट होती हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एपिलेप्सी के ट्रिगर फैक्टर्स क्या है और उनको अवॉइड करने के लिए हमने क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियोस है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसको एज अ मेडिकल एडवाइस ना ले। आपकी दवाइयाँ आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट है या एपिलेप्टोलॉजिस्ट है उनकी सलाह से ही ले। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से करने वाला हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि पोकेमॉन एक बहुत ही पॉपुलर कार्टून रहा है 90s का। क्या आप जानते हैं कि 1996 में पोकेमॉन वीडियो में जो फ्लैशिंग लाइट्स दिखाए गए थे उसकी वजह से 685 बच्चों में एपिलेप्सी एक्टिवेट हुआ था और तब समझा गया कि फ्लैशिंग लाइट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है एपिलेप्सी को ट्रिगर करने के लिए। तो ऐसे ही और ट्रिगर्स एपिलेप्सी के क्या हैं, ऐसा क्यों होता है और उनको अवॉइड करने के लिए हमने क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जानते हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों, एक बार एपिलेप्सी अगर डायग्नोज होता है तो आपके डॉक्टर जांच करते हैं, जैसे ईईजी है, एमआरआई है, और उसके बाद आपको उस एपिलेप्सी के लायक जो करेक्ट दवा है योग्य मात्रा में चालू करते हैं। यहाँ पे बैटल एक्चुअली चालू होता है, क्योंकि दोस्तों दवाइयों का भाग एक है और उसके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो दवाइयाँ आप रेगुलरली और करेक्ट डोज में लें, क्योंकि जितना रोल आपके न्यूरोलॉजिस्ट का एपिलेप्सी को ट्रीट करने में है उससे भी कई ज़्यादा रोल पेशेंट का होता है। क्योंकि आप जैसे जानते हैं ये बीमारी एक क्रॉनिक बीमारी है, इसमें आपको कई साल तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं या थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है कि मुझे ये दवाइयाँ क्यों लेनी पड़ती हैं, मैं इन पे डिपेंडेंट हूँ। तो एक नेचुरल टेंडेंसी बन जाती है कि अपन ये दवाइयाँ अपने आप से बंद करें, और ऐसा कई बार होता है, हम हमारी प्रैक्टिस में बहुत बार देखते हैं। तो कृपा करके इसको समझिए कि कॉम्प्लायंस मतलब दवाइयाँ रेगुलर समय पे और रेगुलर डोज में लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जैसे जानते हैं इस बीमारी का जो ओरिजिन है वो ब्रेन के सेल्स के एक्साइटेबिलिटी वजह से है। मतलब ब्रेन की पेशियों में जो स्पार्किंग हो रहा है उसको हमें कंटिन्यूअसली दबा के रखना है, ब्रेन को सप्रेस करके रखना है। और ये दवाइयाँ अगर आप कुछ समय के लिए ना लेते हैं तो हो सकता है वापस से वो ब्रेन की पेशियाँ एक्टिवेट हो जाए, वापस से स्पार्किंग चालू हो जाए और आपको ब्रेक थ्रू सीजर आ जाए। ब्रेक थ्रू सीजर मतलब बहुत दिनों तक जो एपिलेप्सी कंट्रोल में है वो अचानक वापस से आ जाती है, उसको हम ब्रेक थ्रू सीजर्स बोलते हैं। तो हमको ये देखना है कि ब्रेक थ्रू सीजर्स क्यों होते हैं, मतलब इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आपने एक ड्रग डायरी रखना चाहिए, एक सीजर डायरी रखना चाहिए, कितना कौन सा सीजर आपको लास्ट आया था वो आपके इसमें मेंशन रहना चाहिए, और आप दवाइयाँ प्रॉपर डोज में ले रहे कि नहीं ये उस डायरी में मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका कॉम्प्लायंस। आपने दवाइयाँ रेगुलर और परफेक्ट डोज में सही समय पे लेनी चाहिए। अगर मॉर्निंग में 8 बजे ले रहे हैं, शाम को 8 बजे आपको वो लेना ही है अगर डबल डोज है तो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस फैक्टर्स है, जैसा मैंने आपको पोकेमॉन की स्टोरी में बताया, लाइट, फ्लैशिंग लाइट। तो दोस्तों ये लाइट बेसिकली ऑप्टिक नर्व मतलब अपनी आँख की नस से ब्रेन के जो पिछले हिस्से ऑक्सीपिटल लोब उनको स्टिमुलेट करता है और इससे लेटेंट एपिलेप्सी एक्टिवेट होती है। इनफैक्ट हम जब पेशेंट्स को एडमिट करते हैं और उनको समझो ईईजी में चेंजेस नहीं दिखते हैं तो बहुत बार हम फोटिक स्टिमुलेशन मतलब लाइट उनके आंखों में फ्लैश करते हैं ताकि उनकी एपिलेप्सी एक्टिवेट हो जाए। अब आप समझेंगे कि धूप में ना जाना, ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना होना या फ्लैशिंग लाइट ना देखना कितना जरूरी है एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए। इंपॉर्टेंट और ट्रिगर फैक्टर्स क्या है? स्ट्रेस, मानसिक तनाव या फिजिकल एक्सर्शन, इससे अपना ब्रेन और एक्साइटेबल बन जाता है। तो स्ट्रेस अवॉइड करें। आप उसके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है खाना समय पे खाना। आपका
2 मील्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और अगर समझो कुछ गैप है आपका 6-7 घंटों का, तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए। आपके शेड्यूल में ज़्यादा बदलाव नहीं आने चाहिए, वो एपिलेप्सी पेशेंट्स में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अल्कोहल या किसी भी प्रकार का टॉक्सिन जो अपने ब्रेन को ज़्यादा एक्साइट कर सकता है। तो अल्कोहल अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है एपिलेप्सी पेशेंट्स में। ड्राइविंग, स्विमिंग, ये चीज़ें भी आपने अवॉइड करनी चाहिए जब तक आपके डॉक्टर सलाह नहीं देते कि ठीक है आप रिज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेगनेंसी। अगर आप एपिलेप्सी के मेडिकेशंस पे हैं और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको ये डॉक्टर को बताना जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी की दवाइयों को मॉडिफाई करना पड़ता है। कभी कभी पुरानी दवाइयाँ बंद करके नए दवाइयाँ चालू करनी पड़ती है जो होने वाले बच्चों को ज़्यादा हानिकारक ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि एपिलेप्सी के ट्रिगर फैक्टर्स क्या है और क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ताकि हम एक सीजर फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकें। इसके बारे में एक मैं केस स्टोरी आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा कि जिसमें मेरे एक पेशेंट के बारे में हुआ था कि ये स्ट्रेस फैक्टर्स या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स वो अवॉइड नहीं कर पाई या कॉम्प्लायंट नहीं रह पाई और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, वो एक अलग वीडियो मैंने बनाया है केस स्टोरी का, उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।